Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिफरेंट विरुलेंस प्रोटीन है, उनके फंक्शंस क्या है, उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस स्टेप्स को आराम से देखिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको मेरे साथ साथ जो है जैसे ये कंप्लीट होगा आपको लगभग याद हो जाएगा कि कौन क्या है किस तरीके से। तो काफ़ी ईजी है, आराम से मेरे साथ देखिए। तो सबसे पहले क्या है, एग्रोबैक्टीरियम सेल है, बैक्टीरियल सेल है एंड प्लांट सेल है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है, कंडीशन है, ये बात की कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट जो होगा, प्लांट के स्टेम पर कोई जो वुंड क्रिएट होगा, घाव क्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा, फिनोलिक्स का सिक्रेशन होता है। और वहाँ पर जो फिनोलिक्स होते हैं मेनली जैसे कि एसिटोसिरिनगॉन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिनगॉन, दो फिनोलिक्स हैं। इसके साथ ही साथ शुगर जो है उसका भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप के लिए क्या कर देते हैं कि सिग्नल इंडक्शन टू एग्रोबैक्टीरियम, मतलब प्लांट सेल जो है एग्रोबैक्टीरियम को क्या भेजेगी, सिग्नल भेजेगी। तो यहाँ पर दिखा देते हैं कि एक जो है वुंड क्रिएट हो गया। ठीक है, घाव क्रिएट हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर से फिनोलिक्स जो है उनका सिक्रेशन होगा इस तरीके से। तो फिनोलिक्स का सिक्रेशन होगा और वो प्लांट सेल जो बैक्टीरियल सेल है उससे क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या देखा, सिग्नल इंडक्शन हुआ और सिग्नल किसने भेजे, प्लांट सेल ने। और प्लांट सेल में क्या होगा, जहाँ पर घाव बना है उससे क्या होगा, फिनोलिक्स एंड शुगर का सिक्रेशन होगा और वो जो है बैक्टीरिया के थ्रू जो है रिसीव किए जाएंगे। ठीक है, अब जो है बैक्टीरिया इसे रिसीव कर लेगा। ठीक है, रिसीव करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है जो वुंड क्रिएट हुआ है वहाँ तक पहुँच जाता है। अब पहुँचने के बाद में क्या होता है, पहुँचने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो जाके सीधा ही जो अटैच हो जाएगा, सीधा जो है वो उससे अटैच नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा सिग्नल इंडक्शन टू एग्रोबैक्टीरियम। तो यहाँ पर फिनोलिक्स एंड शुगर जो है उसका सिक्रेशन हुआ है। तो हम लिख देते हैं जैसे कि स्टेम पार्ट था, स्टेम पार्ट में क्या है, वुंड क्रिएट हुआ और वुंड से फिनोलिक्स एंड शुगर का सिक्रेशन हुआ, एसिटोसिरिनगॉन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिनगॉन। ठीक है, और ये बैक्टीरिया रिसीव करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। सेकंड है अटैचमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू प्लांट सेल। अब बैक्टीरिया जो है वो प्लांट सेल से अटैच होगा। अटैच होने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अटैचमेंट हुआ है इसके थ्रू। तो यहाँ पर कुछ फाइबर आपको दिखाई दे रहे, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, कुछ फाइबर डेवलप करेगा। ठीक है, और वो फाइबर क्या होते हैं, सेलुलोज फाइबर। ठीक है, तो यहाँ अटैचमेंट के लिए क्या होता है, सेलुलोज फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि अलग अच्छी या कुछ डिफरेंट कह सकते हैं कि सेलुलोज फाइबर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कौन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और रेस्पॉन्सिबल जो है वो है क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन है। ठीक है, क्रोमोसोमल मतलब यहाँ बैक्टीरिया का ये वाला जो क्रोमोसोमल पार्ट है उसमें कुछ विरुलेंस जीन है, वो क्या करते हैं, इन सेलुलोज फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेलुलोज फाइबर बनने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो प्लांट सेल से क्या हो जाएगा, अटैच। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है थर्ड कंडीशन क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ विरुलेंस प्रोटीन। ठीक है, अब क्या हो चुका है कि प्लांट सेल्स से जो है बैक्टीरिया अटैच हो चुका है, फिनोलिक्स का सिक्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है रिसेप्टर है कि भाई फिनोलिक्स आके बैक्टीरिया के सेल पे आ तो गए हैं, बट बाइंड किससे होंगे, तो यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और ये जो रिसेप्टर है वो है विरुलेंस, कैपिटल लिख देते हैं, विरुलेंस ए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले किससे अटैच हुआ, कौन सी विरुलेंस प्रोटीन से अटैच हुआ, विरुलेंस ए से। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोटीन किससे बनती है, विरुलेंस, जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड था
उसमें जो रीजन था जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें 8 ओपेरॉन थे, और ओपेरॉन में कौन कौन से थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला ए है विरुलेंस ए, और उस जीन से प्रोटीन बनी है विरुलेंस ए, जो कि क्या काम करती है, रिसेप्टर के तौर पर काम करती है, और ये किसको रिसीव करेगी, फिनोलिक्स कंपाउंड को, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा कि विरुलेंस ए जो है वो क्या करता है, एज ए काइनेज भी काम करता है। तो यहां पर ये इसी के साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूटिवली किसको एक्टिवेट करेगा, यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, विरुलेंस जी, ठीक है। विरुलेंस ए के साथ में अटैच है विरुलेंस जी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर विरुलेंस ए क्या है, काइनेज है, काइनेज के तौर पे काम करता है। काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, तो ये जो है इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। तो विरुलेंस जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विरुलेंस जी जो है वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगी, ठीक है। फर्क साफ नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, विरुलेंस ए यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन है जो काइनेज की तरह भी काम करती है, और ये कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या करेगी, विरुलेंस जी का क्या कर देगी, फॉस्फोराइलेशन, जिससे विरुलेंस जी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। फॉस्फोराइलेटेड होने से क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, और ये फर्दर जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या करेगा, इनको प्रमोट करेगा। अदर जो जीन है उनके ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या था कि प्रोडक्शन ऑफ विरुलेंस प्रोटीन, तो ये कैसे होता है कि सबसे पहले विरुलेंस ए के साथ में फिनोलिक कंपाउंड आके अटैच हुआ, जिससे फिनोलिक ए जो है वो एक्टिव होता है, और विरुलेंस जी का क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन से विरुलेंस जी जो है फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है, और आके ये फर्दर जो है विरुलेंस के जो जीन है, अदर जीन है जैसे कि डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, अदर जो जीन्स होते हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, इंड्यूस, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्शन ऑफ विरुलेंस प्रोटीन, तो यहां पर आप जो है आपको दिखाना है कि सबसे पहले विरुलेंस ए जो था वो एक्टिव हुआ, फिनोलिक्स, ठीक है, ये एक्टिव हुआ, इसके बाद में विरुलेंस जी एक्टिव हुआ, और फर्दर जो है कॉन्स्टिट्यूटिवली जो है कई सारे जैसे कि बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, जी तो पहले से है ही, बट ये जो है अदर का जो है सिंथेसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर इन ओपेरॉन में कॉन्स्टिट्यूटिवली कौन से ओपेरॉन है, तो कॉन्स्टिट्यूटिवली ओपेरॉन का आंसर हो जाएगा ए एंड जी, विरुलेंस ए एंड जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली ओपेरॉन है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए क्या है, हम यहाँ तक पहुँच चुके, ठीक है, हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर ली, जहां पर हमने विरुलेंस जीन जो है उनका सिंथेसिस देख लिया। अब डिफरेंट जीन्स बनेंगे, वो डिफरेंट जीन क्या होंगे अब वो हमें समझना है। तो हमें पता है कि विरुलेंस जीन जो होता है, ये वाला रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विरुलेंस वाला जो रीजन है वो टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब इस टीडीएनए को यहाँ से कट करके यहाँ न्यूक्लियस तक पहुँचाना है। अब वो स्टेप्स होगी। अब इन स्टेप्स में क्या होगा, जैसे कि विरुलेंस के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स बनी थी, तो यहाँ पर स्पेशली विरुलेंस D1 एंड D2 ये प्रोटीन जो है वो वर्क करेगी। साथ ही साथ विरुलेंस C भी है, वो भी वर्क करती है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप यहाँ पर कि विरुलेंस C भी वर्क करेगी। तो विरुलेंस C जो है वो एज ए हेलिकेज काम करती है। यहाँ पर देखिए हेलिकेज मतलब डीएनए है, ये डबल कॉइल्ड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो डीएनए जो है आपस में गुथा हुआ है, तो कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डीएनए को खोलना पड़ेगा। खोलना इसलिए पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी डीएनए जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये प्लाज्मिड तो यहाँ क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, बट टी डीएनए जब कट के जाएगा अलग, ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पहुंचता है। टी डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड है, बट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंड ही अलग होगा, वो हम आगे देखेंगे, बट एक बार आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को खोलना पड़ेगा। तो डीएनए को खोलने के लिए यहाँ पर विरुलेंस C जो जीन है उसकी प्रोटीन जो होती है वो काम करती है। विरुलेंस C प्रोटीन जो है यहाँ पर काम करेगी, राइट। उसके बाद में
D1 एंड D2 वो वर्क करेंगे। डी एक तरीके से देखिए कि D1 और D2 काम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि इस तरीके से DNA पर वो मूव करेगी और जो राइट बॉर्डर है एंड लेफ्ट बॉर्डर है उनको पहचानने का काम करती है। तो यहाँ पर विरुलेंस D, ठीक है, यहाँ लिख ही देते हैं ताकि आपको माइंड में रहे। विरुलेंस C जो है हेलिकेज है और D1 जो है यहाँ पर टोपोआइसोमेरेज की तरह काम करता है, साथ ही साथ साइट को पहचानने का भी काम करता है कि लेफ्ट बॉर्डर कहाँ है, राइट बॉर्डर कहाँ है, ये भी पहचानता है। और D2 जो है वो क्या है, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे साथ में कि D1 एंड D2 बनेगी। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको अलग करके इस तरीके से बना लेते हैं कि ये वाला tDNA वाला पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर विरुलेंस T प्रोटीन जो है वो आके इस तरीके से जुड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 प्राइम वाला पोर्शन रहेगा, ये 5 प्राइम वाला। तो यहाँ पर D1 एंड D2 जो है वो आके जुड़ गई, ठीक है। तो D2 यहाँ पर D1 जो है वो रिकग्नाइज करने का काम करती है बॉर्डर को, एंड D2 जो है वो कट करने का काम करती है। तो ये क्या कर देगी, कट बना देगी। तो उससे जो है स्टैंड जो है वो कुछ इस तरीके से या इसे ही हम अलग कर देते हैं। तो ये कट बनाएगी तो स्टैंड जो है यहाँ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये स्टैंड जो है अलग हो जाएगा 3 प्राइम वाला, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में यही प्रोटीन क्या करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी, और नीचे की ओर मूव करके जब यहाँ आके जुड़ेगी तो यहाँ से भी क्या कर देगी, कट कर देगी। तो इसकी वजह से जो है ये स्टैंड जो है अलग हो जाएगा पूरा का पूरा इस तरीके से। तो 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया, ठीक है। तो ये जो है tDNA जो था वो अपने आप में क्या हो गया, अलग हो गया। बट ये सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में ही अलग हुआ है। बट ध्यान ये रखना है कि जो 5 पॉइंट होता है उसके साथ में यहाँ पर D2 इसके साथ में अटैच होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ भी हम बना सकते हैं कि यहाँ से ये जो है tDNA अलग हो चुका है और कुछ इस तरीके से 3 प्राइम है एंड 5 प्राइम है, और 5 प्राइम पर जो है इस तरीके से रेड से बना देते हैं, जी, ठीक है। और इसके साथ में क्या अटैच हो रखा है यहाँ पर, विरुलेंस D2, राइट। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से था। ये tDNA पोर्शन था जिस पर D1 एंड D2 मूव करती हैं। D1 रिकग्नाइज करने का काम करता है बॉर्डर्स को, एंड D2 जो है वो एंड न्यूक्लियस की तरह काम करता है जो कट कर देगा, ठीक है। एंड जब ये यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ क्या करेगा, D1 फिर से कट, D1 रिकग्नाइज करेगा तो D2 कट करेगा, बट D2 यहाँ इसके साथ में अटैच ही रहेगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे क्यों अटैच रहता है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोटीन होती है, जैसे कि D2 जो है साथ साथ जाएगी एंड E2 भी साथ साथ जाएगी, जो कि दोनों एज ए सिग्नल काम करते हैं। बट हम स्टेप टू स्टेप समझे, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हमने अभी वाले में हमने क्या किया है, प्रोडक्शन ऑफ DNA स्ट्रैंड किया, हमने DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया है। और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने विरुलेंस C के हेल्प से हेलिकेज एक्टिविटी देखी। हेलिकेज क्या करता है, बॉन्ड जो होते हैं बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है। D1 जो है टोपोआइसोमेरेज की तरह काम करता है, साथ ही साथ जो बॉर्डर्स होते हैं उनको रिकग्नाइज करता है। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, DNA के अंदर जो कॉइलिंग होती है उसको कम करने का काम करता है। एंड D2 जो है वो एंडोन्यूक्लियस है, तो ये निक बनाएगा, मतलब DNA को कट करता है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन जो होती है वो वर्क करती है, जिसकी वजह से tDNA का फॉर्मेशन होता है। जब tDNA बन जाता है तो उसके 5 प्राइम पर विरुलेंस D2 जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमें tDNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन में समझ में आना चाहिए, ठीक है। 5 प्राइम पे क्या जुड़ा हुआ है, विरुलेंस D2। ये स्टेप अगर हम समझ गए हैं तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब जो है tDNA का क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ tDNA आउट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। तो यहाँ साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है विरुलेंस, क्योंकि यहाँ जीन एक्टिवेट हुआ था तो D2 वगैरह तो बनी थी, साथ ही साथ जो है यहाँ पर विरुलेंस E प्रोटीन जो है, विरुलेंस E2 प्रोटीन है, ये भी बनी है। विरुलेंस F प्रोटीन है, वो भी बनी है,
ठीक है। साथ ही साथ जो है कई सारी प्रोटीन बनी थी, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरीके से। विरुलेंस बी है ये वाला जिसने पोर बनाया है, साथ ही साथ जो है विरुलेंस D4। ठीक है, तो इस तरीके से आप हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो, पर मेरे साथ साथ ही आप बना लीजिए। जैसे कि ये वाला जो है विरुलेंस E2 प्रोटीन है, विरुलेंस F प्रोटीन है। यहाँ पर ये जो मैंने इस तरीके से लाइन बनाई है, ये विरुलेंस B प्रोटीन है जो कि यहाँ पोर बनाएगी। एंड ये जो है विरुलेंस D4 है, 4। ठीक है, विरुलेंस D4। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स बनी थी। साथ ही साथ ये कौन सी स्टेप में बनी थी, जब यहाँ पर हमने विरुलेंस प्रोटीन का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए आउट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। अब जो है हमें जो टीडीएनए हमारा बना था उसको बाहर लेके जाना है, मतलब इस बैक्टीरियल सेल से उसको यहाँ पर लेके जाना है प्लांट सेल के अंदर। तो वो कैसे जाएगी? ठीक है, तो वो कैसे जाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ता है, पोर बनाना पड़ता है। पोर बनाना पड़ेगा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उससे क्या बनेगा, पोर बनेगा मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ और प्लांट सेल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये पोर जो बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर किसकी वजह से बनता है। तो यहां पर दो प्रोटीन इन्वॉल्व है, एक तो विरुलेंस बी प्रोटीन। ठीक है, यहां पर जो पोर बनाया है वो किसने बनाया है, विरुलेंस D4 प्लस विरुलेंस बी प्रोटीन। ये दोनों ही याद रखनी है। यहाँ पर जो पोर बना है वो विरुलेंस बी एंड विरुलेंस D4 की वजह से बना है। ठीक है, अब ये बनने के बाद में अब क्या होगा, टीडीएनए इसमें से ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आप समझने की कोशिश करना है, इसमें से थोड़ा सा दिखना थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नहीं दिखे। ये रेड वाला यहाँ दिखने की वजह से मैंने इस तरीके से बना दिया। तो टीडीएनए जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से जो है ट्रांसफर होगा। साथ ही साथ जो है इसके विरुलेंस ई प्रोटीन है, विरुलेंस एफ प्रोटीन है, ये भी ट्रांसफर होगी। ज़्यादा अच्छा तो यही होता है कि जिससे बनाया उसी से बनाया जाए। ठीक है, तो दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब से ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टीडीएनए भी ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ जो है विरुलेंस E2 प्रोटीन ट्रांसफर हो रही है, विरुलेंस F प्रोटीन ट्रांसफर हो रही है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि विरुलेंस E2 प्रोटीन क्या काम करती है। तो विरुलेंस E2 प्रोटीन जो है यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, SSB प्रोटीन। SSB प्रोटीन का काम होता है कि डीएनए की जो रिकॉइलिंग ना हो जाए उसको रोकना। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए की रिकॉइलिंग को रोकता है। साथ ही साथ जो है डीएनए को जब यहाँ प्लांट सेल में आ जाएगी तो उससे क्या करेगा, न्यूक्लियस एंजाइम से भी बचा के रखेगा। तो अब यहाँ हम डीएनए जो है अपना पहुँच गया है, तो उसे हम यहाँ दिखा देते हैं। प्लांट सेल के अंदर डीएनए पहुँच चुका है, राइट, इस तरीके से पहुँच गया। और डिनोट कर देते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, D2 है। साथ ही साथ अब क्या होगा, जो E2 प्रोटीन है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इस पर इस तरीके से डीएनए पर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, E2। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है, तो टीडीएनए के साथ में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, E2 के बारे में समझ में आने के बाद में यहाँ पर F भी वर्क कर रहा है। ठीक है, F क्या काम करता है, F जो है यहाँ पर इसके साथ में साथ ही साथ क्या है, जैसे कि E2 जुड़ा ही है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्लांट प्रोटीन्स जो हैं वो भी इसके साथ में क्या हो जाएगी, इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, ये क्या है, प्लांट प्रोटीन्स है जो कि प्लांट के सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो है प्लांट की सेल में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो इसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो इनकी इंटरेक्शन के साथ में जो है विरुलेंस F जो है इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर F जो है कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो बना है कॉम्प्लेक्स, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये अपने आप में क्या है, मैच्योर कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स बना था विरुलेंस D2 और टीडीएनए, ये इमेच्योर कॉम्प्लेक्स था। और यहाँ आकर क्या है, एक मैच्योर कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें D2 भी प्रेजेंट है, E2 भी प्रेजेंट है, प्लांट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं एंड F भी प्रेजेंट है। तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर बन चुका है।
ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए है, ठीक है, और यह यहाँ पर एंटर हो चुका है और इसके साथ में ये प्रोटीन जुड़ चुकी है। आपको यहाँ जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि विरुलेंस D2 एंड E2 एज ए सिग्नल, लोकलाइजेशन सिग्नल जो होता है वो हम बोल सकते हैं, तो एज ए सिग्नल काम करते हैं, सिग्नल टू न्यूक्लियस, मतलब प्लांट के न्यूक्लियस में लेकर जाना है। ये सिग्नल किन के पास में होते हैं, D2 के पास में और E2 के पास में। ये भी आपको इनके फंक्शन याद रखने हैं, ठीक है। बाकी फंक्शन तो इनके थे ही जो कि मैंने आपको बताए। अब क्या होगा, पोर के थ्रू जो है tDNA जो होता है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये जो tDNA हमने बनाया है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसफ़र हो गया और इसके साथ में जो E2 प्रोटीन वगैरह जुड़ी हुई है, प्लांट प्रोटीन्स वगैरह भी जो हैं वो इसके साथ में अटैच्ड हैं और वो भी आप दिखा दीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, अंदर जाने के बाद में tDNA जो है इनसे जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। tDNA जो है फ्री हो जाएगा, बाकी जो प्रोटीन्स थी जो इसके साथ में अटैच्ड थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि tDNA जो है वो अंदर आ चुके हैं, साथ ही साथ इसके साथ D2 थी वो भी अटैच थी, वो अलग हो गई, E2 भी अलग हो गई और F भी अलग हो गया। अब इसके बाद में जो है tDNA जो होगा वो प्लांट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट होगा। ये लास्ट स्टेप है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इनटू प्लांट जीनोम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंटीग्रेशन होगा वो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा। इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग है कि बाकी जैसे कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वगैरह हम देखते हैं तो वो सिमिलरिटी पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन होगा, ये जो इंटीग्रेट होगा वो सीक्वेंस सिमिलरिटी के बेसिस पर इंटीग्रेट नहीं होता है, अपना एक अलग ही है कि भाई अपना रैंडमली जो है ये इंटीग्रेट इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से tDNA जो होता है बनता है और प्लांट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट होता है। तो मैंने साथ ही साथ अब ये इसमें इंटीग्रेट हो चुका है, तो इंटीग्रेशन के बाद में आप इसे कुछ इस तरीके से यहाँ शो कर सकते हैं कि भाई ये जो है इस तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है। इंटीग्रेट होने के बाद में अब ये क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, जिस काम के लिए आया है वो काम तो करे ही ना, नहीं क्या। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, ऑक्सीन बनाएगा, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस करेगा एंड ओपाइन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन का सिंथेसिस करेगा। इसके बाद में ओपाइन का जो सिंथेसिस, यहाँ पर जो ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन है वो तो प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। ओपाइन जो है प्लांट के काम का है नहीं, बैक्टीरिया के काम का है। तो ये जो ओपाइन जो है वो क्या करेगा, प्लांट बैक्टीरिया सेल में आएगा। तो यहाँ पर जो है ओपाइन परमिएज होगा, ओपाइन परमिएज, जिसके थ्रू जो है ओपाइन जो है अंदर आ जाएगा और बैक्टीरिया जो है इस ओपाइन का यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। ओपाइन परमिएज कौन बनाएगा, ओपाइन कैटाबोलिज्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओपाइन कैटाबोलिज्म जो होता है वो अपटेक भी करता है ओपाइन का और उसका मेटाबोलिज्म भी करता है, तो दोनों काम यही करेगा, ठीक है। तो इसके साथ में ये अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं इस एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर, ठीक है।